गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। सुनील कुमार यादव जी कह रहे हैं बिहार की धरती से। नमस्कार नमस्कार भाई। नवनीत करें गुड मॉर्निंग। वो कितने पहुंच गए भैया? बजरंगी प्रसाद पहुंच गए इधर। अभी दूसरे वाले बैच में थे लोग। राजेश कुलकर्णी, हर महादेव, देव पांडे जी कह रहे हैं प्रणाम, बीकेबी प्रणाम गुबर। इधर देखो, अभी हमने जो है आपको गति के समीकरण के क्वेश्चन कराए हैं। कितने बच्चों ने एक दो बार और देखा है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज मैं न्यूटन के स्टार्ट करूंगा। पहले एक बार जो हमने पढ़ा है एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो गति के समीकरण हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप गति के समीकरण से क्वेश्चन करें तो हम गलतियां कहाँ करते हैं। एक होती है कि बहुत ही छोटे लेवल की गलती, अगर आप उसको आज ही सुधार सकते हैं 10 मिनट में तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम यूनिट मात्रा का ध्यान नहीं रखते। जैसे मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि भैया हमें ऐसा यूनिट यूज करनी है, ऐसा ही मात्रा। ऐसा यूनिट का मतलब ये है कि लंबाई हमें मीटर में यूज करनी है। आपको सेंटीमीटर या किलोमीटर दिखे उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको टाइम दिख रहा है मिनट में, उसे सेकंड बदलना पड़ेगा, है ना। आपको स्पीड दिख रही है किलोमीटर पर घंटे में, तो मीटर पर सेकंड बदलनी पड़ेगी। एक तो आपको ऐसा यूनिट ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत इसलिए हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कहीं पर मीटर लिखा है, कहीं पर सेंटीमीटर है, कहीं पर किलोमीटर है, कहीं पर घंटा है, कहीं पर सेकंड है। एक तो यूनिफॉर्मिटी हम नहीं बना पाते। एक बात को ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल करें इस बात को ध्यान रखें कि क्या हम ये चीज क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हम क्वेश्चन में देख लें कि क्या कहीं पर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर बनाना पड़ेगा, या किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, टाइम मिनट में रखा है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। दूसरा एक चीज हमें क्या करनी होती है कि हमें जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दो तीन चीजें होती हैं जो मैंने गति के समीकरण के स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर कोई कण विराम अवस्था से स्टार्ट करे रेस्ट से, यानी इसकी शुरुआत की वेलोसिटी 0 है। किसी वस्तु को जब नीचे की तरफ छोड़ते हैं, जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसका त्वरण, उसका एक्सेलरेशन प्लस जी लेंगे। जी की होती है 10, है ना। 9.8 देगा तो 9.8 मान लेना। तो वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन अपने आप से आपको लिखना है माइनस जी। तो ये आपको देगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि वस्तु नीचे गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 10 लेना है और ऊपर फेंकी गई तो माइनस 10 लेना है। एक मैंने आपको बताई थी कभी कैरियर में कि कोई वस्तु रुकने से पहले, तो रुकने से पहले बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले कि फाइनली रुक रही है उसकी अंतिम वेलोसिटी 0 होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान रखना है कि रुकने से पहले यानी फाइनली रुक रही है तो फाइनल स्पीड 0। तो वस्तु रेस्ट से स्टार्ट करेगी, विराम अवस्था शुरुआत की स्पीड 0। तो वस्तु नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है कि प्लस जी लेंगे, ऊपर गई तो माइनस जी लेंगे। फिर उसके बाद आपकी सारी वैल्यू लिख लेंगे कि क्या आपको दे रखा है। फिर आपको देखना है कि मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं रखा है तो आप तीसरी वाली इक्वेशन लगाएंगे। एक मैंने कहा कि अगर मान लो कि टाइम भी रखा है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी रखा है तो सेकंड लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं है तो पहले वाली इक्वेशन लगाएंगे। फिर आपको देखना है कि इक्वेशन कौन सी लगानी है। तो नॉर्मली आपका इनसे काम चल जाएगा, लेकिन कुछ होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैं कल डिस्कस किए थे। जिसमें हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि पेपर में पूछ ले कि एक वस्तु का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बताओ जब वो 20 मीटर से 40 मीटर के बीच में चल रही थी। शुरुआत में 0 मीटर चलेगी, लेकिन मुझे केवल उसका औसत वेग चाहिए जो 20 से 40 मीटर के बीच में हो। तो मैंने कहा कि आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। एक ये बनाना पड़ेगा कि 20 मीटर के बाद में उसका वेग कितना आया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से निकाला था। फिर शुरुआत से 40 मीटर के बाद कितना वेग आया, दोनों को जोड़ के भाग कर दिया। एक मैंने कहा जब टाइम का गैप सेम रखा हो कि पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, तो चलिए दूरी का रेशियो होगा 1 3 5 7 9, ये वाला तरीका बताया था। एक मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु हम फेंकेंगे कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो डिपेंड करेगा शुरुआत की स्पीड के स्क्वायर पे। मैंने बताया कितनी हाइट मिलेगी वो u स्क्वायर के समानुपाती होगा। एक मैंने बताया था वस्तु नीचे गिराएंगे तो कितना समय नीचे आने में लगेगा वो डिपेंड करेगा कितनी हाइट से गिराएगा। आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो अंडर रूट h के समानुपाती है। तो इस तरह की जो बातें हमने आपको कल बताई थी, ठीक है। तो अब ये जितनी बातें मैंने आपको डिस्कस की हैं ये पिछले हम 5-4 क्लास में कर चुके हैं। अब आपके पास तरीका क्या है कि आपको ये बातें दिमाग में रखते हुए मैंने अभी बताई हैं, ये पहली क्लास से बताई हैं, उन्हें बैठ के आपको हर क्वेश्चन को एक दो बार देखना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कराएं कल उन्हीं को 2-3 बार देख लो। दूसरी चीज, आप कभी किसी क्लास में आ गए, किसी में नहीं आए, कोई क्लास 20 से देखनी शुरू करी, पीछे क्लास नहीं देखी है, क्लास देखी भी तो केवल सुना है, कुछ लिखा नहीं रजिस्टर में, तो फिर ना सीख पाओगे ना कुछ हो पाएगा, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्लास 1 के पहले लाइन से लेके और अभी तक आपने सारी बातें पढ़ी है, साथ साथ आपने रफ कॉपी में लिखा है। बीच में से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना समझ आएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसमें, वो आपके ऊपर है। तो मैंने कुछ बेसिक बातें बता दी हैं कि जब आप जिन बच्चों ने सारी क्लास ली उनके लिए है कि क्वेश्चन सोचने में दिक्कत होनी चाहिए। क्वेश्चन सोचने में क्या दिक्कत है, भाई क्वेश्चन में टाइम नहीं रखा तो तीसरा वाली क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन में विस्थापन नहीं रखा, पहले क्वेश्चन लगाओ, पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं है तो पहले लगाओ, टाइम नहीं है तो तीसरे लगाओ, टाइम भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, समय भी है, विस्थापन भी है तो दूसरे वाली क्वेश्चन लगाओ। इक्वेशन लगाते समय ध्यान रखो कि क्या मैंने इस बात का ध्यान रखा है, क्या ऐसा यूनिट यूज किया गया, क्या रेस्ट का मतलब मुझे पता है कि शुरुआत की स्पीड 0 होगी, रुकने से पहले का जिक्र करा कि फाइनल स्पीड 0 होगी, बस नीचे की तरफ गिर रही है तो v एक्सेलरेशन का प्लस जी लेना है, ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी लेना है। तो छोटी बातें को ध्यान रखनी है, फिर आप क्वेश्चन करना शुरू करो। ये 3-4 बातें दिमाग में रखकर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन होंगे। तो स्टैंडर्ड बताया था कल का, वो 3 वैरायटी है, उन्हें आप एक दो बार देख लोगे बार-बार तो आपको क्वेश्चन देख समझ में लगेगी। बाकी तो सब फॉर्मूले पुट करके डायरेक्ट आंसर आएंगे। कल वाली क्लास वाली वैरायटी को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन आएंगे सीधे आपको फॉर्मूला पुट करनी है। एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू करती है, उसका एक्सेलरेशन 3 है, 4 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी। एक वस्तु विराम अवस्था से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन कितना है, कितने टाइम बाद कितनी दूरी तय कर लेगी, वस्तु जो है शुरुआत की स्पीड इतनी है, रुकने से पहले की फाइनल स्पीड 0 है, तो बताओ कितना विस्थापन होगा। बाकी तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करेंगे, अब हम न्यूटन के नियमों की तरफ आ रहे हैं। अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत आ रही है तो काम करेंगे हम। एक काम कर सकते हैं हम कि एक मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है, गति के समीकरण के कुछ क्वेश्चन जो कि अनसोल्व होंगे, अनसोल्व, ठीक है। तो वो आप ट्राई करना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और दे देंगे, उन्हें आप करेंगे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है क्लास में जो बच्चा का थोड़ा सा ठीक सा लेवल है वो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है, पहले कहीं से पढ़ी है, हमारे से पढ़ी है या फिर खुद से थोड़ा बहुत समझ है, वो बच्चा तो सारे क्वेश्चन कर पा रहा है। लेकिन बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है, कई साल हो गए उसे पढ़े हुए, या फिर साइंस के समझ को पहले से उसके अंदर घबराहट है, पता नहीं क्यों है, वो फर्जी को कितना कोई रॉकेट साइंस हम पढ़ रहे क्लास में, तो वो थोड़ा सा लैग कर रहा है बाकी बच्चों से। उसके लिए मैं करेंगे कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। मैं 1-2 दिन में क्वेश्चन जो है चूज करके पूरा लगा दूंगा, ठीक है। तो उसे करना, उसके बाद भी नहीं होंगे तो बताना, फिर उपाय निकालेंगे ना। तो अब न्यूटन के नियम आने से पहले लिखेंगे अरिस्टोटल स्टेटमेंट, अरिस्टोटल स्टेटमेंट्स, अरस्तु के कथन। पहले हम अरस्तु पाएंगे, फिर हम आएंगे गैलीलियो पे और फिर न्यूटन पे। तो शुरुआत जो है ये हमारे पास जो अरिस्टोटल साहब हैं इनकी 2 स्टेटमेंट हैं, उन्हें हम देखेंगे। फिर गैलीलियो की स्टेटमेंट पाएंगे, फिर हम आएंगे न्यूटन के नियम पर, ठीक है। और टाइम से क्लास में आकर मुझे ना बहुत एलर्जी होती है, बहुत इरिटेशन होती है। कल की क्लास में बच्चों का मैसेज देखता हूँ, गुड मॉर्निंग गाजीपुर से बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग फलानी धरती से बोल रहा हूँ। ये काम केवल आप 8 बजे क्या करो, और आपकी आंखों में इतनी शर्म होनी चाहिए। अगर आप 8 बजे क्लास में नहीं आ रहे हैं तो चलती क्लास के बीच में ऐसे मत करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, कुछ नहीं जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो फिर आपको इतनी तो कम से कम शर्म रखो कि हम चलती क्लास के बीच में गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। 8 बजे थोड़ी ना, 8 बजे 11 मिनट हो रहे हैं। तो टीचर कोशिश करता है पूरी ईमानदारी से कि अपना बेस्ट देने की, क्या बताने के बाद भी नहीं समझ रहा तो क्या करें, यहाँ आ रहे हैं उठा के 8:15 बजे, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, गाजीपुर से बोल रहा हूँ, घंटा करवाएंगे इसके लिए स्पेशल, आज गाजीपुर से बोल रहे हैं। उन्होंने एहसान किया है कि आधा घंटा लेट नहीं आए, केवल 11 मिनट लेट आए हैं। तो टीचर पर कितना एहसान किया उन्होंने, हम ये करते हैं, ये एहसान हम कैसे भूल पाएंगे इनका। जब सुना अक्सर में लिखा जाना चाहिए कि जो 10 मिनट लेट हो सकता है तो 40 मिनट भी हो सकता था, एहसान क्या नहीं किया है।
वही वाली बात है कि हमारे दोस्त को जो है टेबल टीचर ने पीट दिया बढ़िया से, सर कर रहा था कुछ और वो आया और मैं भाभी सलाम आदमी यार, मास्टर ने 10 मिनट अंदर कार्यक्रम किया तब भी कह रहा है क्या भाई की बताओ गुरु ने कितने थप्पड़ मारे होंगे। हमने कहा कि भाई 15-20 रुपये चुकाई होंगे, क्या मैं कुछ कर सकता था, 10 और मार देते, मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुश हूँ कि जो मास्टर 40-50 में मार सकता था उसने 20 में छोड़ दिया मुझे, कितनी आनंद की अनुभूति हो रही थी उसे। हाँ तो सही तो सही है, पर जिसने 10 कान पे मार दिए वो तो और भी तो मार सकता था और 10 मार के छोड़ दिया, अच्छी बात है। तो वैसे भाई के जीत के लिए उन्होंने 10 मिनट लेट आए, आधे घंटे भी आ जाते तो क्या कर लेते हैं है ना। चलो अब इंस्ट्रक्टर साहब ने दो स्टेटमेंट दी। पहली जो इनकी स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु है आप उसे कितनी भी स्पीड से फेंक दो तो कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाएगी। एवरी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम, प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद अपने आप को रोक लेती है। तो उन्हें एग्जांपल दिखाया, तो उन्होंने कहा क्या क्या बहुत सारे पत्थर लिए, बोल ली, बहुत सारी चीजें ली और फेंकी। वो देखा कुछ जारी जारी रुक गई, फिर अपने स्टूडेंट से कहा तुम भी फेंको, फिर और किसी तुम भी फेंको, सब जगह की फेंकते रहो। वहाँ पे 500, 800, 1000 पत्थर बोल अलग अलग सामान लोगों ने फेंके, कोई यहाँ रुक गया, कोई थोड़ा आगे रुक गया, कोई थोड़ा आगे रुक गया। तो उन्होंने कहा कि हर एक वस्तु जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो पहली स्टेटमेंट थी कि एवरी ऑब्जेक्ट, अभी लोग गहराई देखेंगे धीरे धीरे गंभीरता पाएंगे, अभी सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम, प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद। अच्छा आपकी क्लास में और देखता हूँ, आपकी क्लास में कंप्लीट नोट्स डले हुए हैं क्या? इंग्लिश के मेरे पास बड़े अच्छे नोट्स आए, बच्चे ने भेजे हैं मुझे, मैंने उसका नाम सेव नहीं किया, यहाँ आगे पीछे निकल गया। अगर आपकी क्लास में कंप्लीट नोट्स डले हैं तो बढ़िया है। एक बच्चे ने भेजे थे, उसका मैं मुझे देखना पड़ेगा, उसको चलेगा मैं कल, अगर नहीं डले तो मैं एक बार उसके जो नोट्स हैं डलवाता हूँ। डले हैं नोट्स क्या हो गया भाई, अच्छा अपने आपको भेजे उसके नोट मैं डलवाऊंगा, ठीक है। 5 नंबर का पीएनजी अपलोड नहीं है, 10 इसका नहीं है भाई, अब तो चला गया, अब नहीं मिल पाएंगे, हम डिलीट कर देते साथ साथ। प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं रुक जाती है। आपको बच्चा कमेंट वाली करेगा, अगले 45 मिनट लगातार पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी, इन्होंने कहा देखो कोई वस्तु है कुछ समय अपना रुक जाती है, पहले बता दिया। अब इन्होंने कहा कि चाह रहे कि कोई वस्तु ना रुके, अगर आप किसी वस्तु की एक समान स्पीड बनाए रखना चाहते हैं, आप चाह रहे कि वस्तु आपने फेंकी लगातार 10 की स्पीड से ही चले, क्योंकि अगर आप नहीं तो 2 में तो क्या होता है, कोई वस्तु फेंकेंगे वो कुछ देर रुक जाएगी, स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई वस्तु जो है जितनी स्पीड से फेंकी गई उतनी स्पीड से भागते रहे, उसकी एक समान स्पीड बनी रहे, तो आपको कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उन्हें एग्जांपल दिया, आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला आपकी साइकिल स्पीड 10 पहुंच गई, तो आप चाह रहे कि साइकिल स्पीड 10 ही बनी रहे, तो लगातार आपको पेडल मारते रहने पड़ेंगे। अगर आपने पेडल मारने बंद कर दिए तो कुछ समय के बाद साइकिल अपने आप रुक जाएगी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि आप चाह रहे हैं कि एक समान स्पीड बनी रहे तो कोई बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा, इसे आप लगातार खुद से फोर्स बाहर से देना पड़ेगा, तभी वो साइकिल आपकी एक स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। क्या लिखते हैं, तो लिखा सेकंड स्टेटमेंट है कि टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। सेकंड स्टेटमेंट है कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो बेटा 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे मैंने आपके सामने, तो ये बताओ आज तक जो आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? दोनों ही सही है कि दोनों ही गलत हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये आपको बताना है। एलपी के लिए बेसिक साइंस प्रोसेस हो जाएगी, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है उसके लिए हमारे यहाँ राजकुमार सर के बैच आते हैं टेक्निकल वाले, बेसिक साइंस जो है ना उसमें तो फिजिक्स वाला पार्ट है उसी हो जाएगा। पहले आप मुझे बताओ कि अरस्तु ने तो 2 स्टेटमेंट दिए, पहले दूसरे में कौन सही कौन सी गलत है? तो एरिस्टोटल का एक सेंटेंस आए, जैसा प्रतीक ने ठीक लिखा, उनका नाम था गैलीलियो साहब। उन्होंने कहा कि भैया दोनों स्टेटमेंट रद्दी हैं, फर्जी हैं, बेकार हैं, बिल्कुल जीरो। एक उन्हें अपना ऐसे ही फिलोसफी लगा दिया, ये साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल गलत है। तो क्यों गलत है? पहले उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद से रुक जाती है। फिर उन्होंने कहा कि भैया खुद कुछ नहीं होता, खुद तो जो है ना रोटी मेरे हाथ में है तो खुद तो मुंह तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा फर्जी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि कोई वस्तु अपने आप से रुकती तो समय रुक रही है, देखो फेंक के मारे सब वस्तु रुक रही है। उन्होंने कहा कि वस्तु इसलिए रुक रही है क्योंकि इन वस्तु को रोकने के लिए जमीन का घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब वस्तु जमीन पर चल रही थी तो घर्षण की गति का विरोध कर रहा था, गति को कम करते पॉइंट पे जीरो कर देता है। इन्होंने कहा कि काम करें बिल्कुल स्मूथ, चिकनी सरफेस बिल्कुल स्मूथ, जब तक कोई फ्रिक्शन नाम की चीज ना हो। जब किसी वस्तु एक बार फेंक दूंगा 5 की स्पीड से, और उसकी स्पीड को रोकने के लिए ना तो हवा का प्रतिरोध हो, ना तो एयर का रेजिस्टेंस हो, हवा रोकने वाली हो, ना जमीन का घर्षण हो, तो वस्तु 5 की स्पीड से फेंकी है ना, पूरी जिंदगी 5 की स्पीड से चलती रहेगी। फिर बाकी अपने आप से कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और गैलीलियो ने क्या बताया सब लिखेंगे अभी। इन्होंने कहा कि दूसरी स्टेटमेंट तो और फर्जी है। इन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने बल की आवश्यकता होती है स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। कोई वस्तु जितनी स्पीड पर चल रही है वही स्पीड बढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता होती नहीं है। समझ आ रही कैसे बात कर रहे हैं आप? साइकिल चलाओ, साइकिल की स्पीड 10 पहुंची, अगर आप पेडल मारने बंद करोगे साइकिल रुक जाएगी। मैं तो जरा साइकिल स्पीड बढ़िया घटे तो फिर मुझे पेडल मारनी नहीं चाहिए, नहीं दबा क्यों हो क्या रहा है? आप साइकिल चला रहे, साइकिल स्पीड 10 पहुंची, तो साइकिल केस में आपको लगातार पेडल इसलिए मारने पड़ रहे हैं। अगर पेडल नहीं मारोगे ना, साइकिल स्पीड 10 पहुंची, तो स्पीड को 10 को कम करने के लिए तो एयर का रेजिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध आपकी बॉडी को हटा रही है, साइकिल हटा रही है, वो उसकी स्पीड कम कर रही है, जमीन का घर्षण की स्पीड कम कर रहा है। तो जमीन का घर्षण और हवा जो स्पीड कम कर रहे हैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको पेडल मारने पड़ रहे हैं। और हवा हुई ना, साइकिल स्पीड कम करने के लिए जमीन का घर्षण हुई ना, तो आपको पेडल मारने नहीं पड़ेंगे। साइकिल 10 की स्पीड पहुंची, पूरी जिंदगी 10 की स्पीड पर चलेगी। तो इन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती, बल की आवश्यकता होती है वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, त्वरण पैदा करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए। वो तो मैं डे लाइफ में ऐसा क्यों लगता है कि एक समान स्पीड बनाए रखने के लिए बल लगाना पड़ रहा है? वो डे लाइफ में क्या हो रहा है, जो साइकिल हमारी उसकी स्पीड कम किया जा रहा है हवा के द्वारा, घर्षण के द्वारा, तो जितनी वो स्पीड कम कर रहे हैं वो कम ना कर पाए, इसलिए बाहर से बल लगाना पड़ रहा है। अगर वो हुई ना स्पीड कम करने के लिए तो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी क्या रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो।
अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि अरिस्टोटल जो है अरस्तु, इसकी स्टेटमेंट गलत क्यों पाई गई? इसकी स्टेटमेंट इसलिए गलत पाई गई क्योंकि अरिस्टोटल जो ने फ्रिक्शन घर्षण को पिक्चर में लिया ही नहीं। उसने सोचा ही नहीं कि भाई हम किस वस्तु को फेंक रहा हूं तो अपने आप नहीं रुक रही, सिर्फ घर्षण और फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है। उसने सोचा ही नहीं कि मैं पेडल से मारने पड़ रहे हैं क्योंकि हवा का फ्रिक्शन, जमीन का फ्रिक्शन स्पीड कम कर रहे हैं, तो उस स्पीड को जो कम कर रहे हैं उसे पार पाने के लिए मैं पेडल मारने पड़ेंगे, वो ही ना तो मैं पेडल मारने नहीं पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट अरिस्टोटल की क्यों गलत थी वो हम लिखेंगे। The statements of Aristotle are wrong because he did not take into account the friction force। अरस्तु के कथन इसलिए गलत है, अरस्तु के कथन इसलिए गलत हैं क्योंकि उसने अपनी गणना में घर्षण बल को सम्मिलित नहीं किया था। It did not take into account the friction force। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि हमने जो अभी जो है वो स्टेटमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल आर रॉन्ग बिकॉज ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन फोर्स। तो इनकी बात इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन को पिक्चर में लिया ही नहीं है। ठीक है, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। एडब्ल्यूटी के ऊपर पूरा फोकस है, सारे क्वेश्चन इसी होंगे, उसमें कोई फिजिक्स अलग नहीं आती है। फिजिक्स भाई फिजिक्स होता है, फिजिक्स केवल लेवल डिपेंड करता है। जैसे एसएसटी के सीजन सीपीयू में तो लेवल कम होगा, रेलवे में एडब्ल्यूटी में ज्यादा होगा। जिन पेपर में 25 से 40 नंबर की साइंस आती है सबका मोरलेस लेवल सेम होता है। सीडीएस का भी वही लेवल है जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, रेलवे के पेपर का भी एडब्ल्यू का भी, उसमें 25 नंबर की साइंस आती है। हाँ, अगर मान लो आप सीजन का पढ़ रहे हो तो हम ये सारी बातें करते ही ना, तो लेवल के साथ होता है, तो फिजिक्स बदल जाती है कि पेपर फिजिक्स बदल जाएगी। ठीक, हमारे पास में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 हो गया। अच्छा, मैंने कल ये एडब्ल्यूटी के लिए बोला था कि वो वीडियो डलवा दें, ठीक है, तो पता नहीं डलवाई कि नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि ठीक डलवा देंगे। कल ही डलिए जो एडब्ल्यू वाला बैच उसमें डल गई रिकॉर्डेड वीडियो। अब यहाँ पर देखते हैं कि गैलीलियो साहब ने क्या बताया हमें। गैलीलियो स्टेटमेंट 1, अरिस्टोटल ने बोला था कि प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं रुक जाती है। तो गैलीलियो ने कहा कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? गैलीलियो ने कहा कि भैया अपने आप से कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन इटसेल्फ, कुछ भी अपने आप से नहीं होता। किसी वस्तु को रोकने के लिए आपको बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वस्तु फेंकी गई अरिस्टोटल के द्वारा रुक रही थी। ठीक है, डालिए मैं डालिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। तो भाई एडब्ल्यू वाले बैच में अपने रिकॉर्डेड वीडियो की मैंने बात की थी, आपने डलवाई नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं क्लास में आते ही, वो डाल देना जरूर। ठीक है, आज क्वेश्चन लिखेंगे, गैलीलियो के पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि नथिंग हैपन इटसेल्फ टू स्टॉप any object an external force is required। लिखेंगे कुछ भी स्वयं नहीं होता है, किसी वस्तु को रोकने के लिए कुछ भी स्वयं नहीं होता है, किसी वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। कुछ भी समय नहीं होता, किसी वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट 2, गैलीलियो साहब सेकंड स्टेटमेंट में कहा, अरिस्टोटल ने हमारे से क्या कहा था कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि गैलीलियो की स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती नहीं है, बल्कि आवश्यकता होती है वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, त्वरण पैदा करने के लिए, स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। उन्होंने लिखा सेकंड स्टेटमेंट में कहा उन्होंने कि for maintain uniform motion no external force is required to produce acceleration। हिंदी में लिखेंगे एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। बल की आवश्यकता त्वरण उत्पन्न करने के लिए होती है, जो गैलीलियो साहब ने बताया। अब मैंने कहा कि भाई अरस्तु की दोनों स्टेटमेंट गलत थी। अरस्तु ने पहले स्टेटमेंट में कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने आप से रुक जाती है, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी स्वयं नहीं होता है, नथिंग हैपन इटसेल्फ, किसी वस्तु को रोकना है तो कोई बल लगाना पड़ेगा। तो जो अरिस्टोटल पत्थर फेंक के मार रहे थे उससे रुक रहे थे, तो घर्षण के से रुक रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती, अगर वस्तु एक बार किसी गति पर चल पड़ी पूरी जिंदगी उसी गति पर चलेगी, बल की आवश्यकता होती है स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। तो मैंने आपके सामने दो गैलीलियो की स्टेटमेंट लिखी है, आपके सामने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। आपको क्या लगता है कि गैलीलियो की दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी गलत है? दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। जितना फिजिक्स आपने आज तक पढ़ी उसके आधार पर तो अरिस्टोटल की दोनों स्टेटमेंट गलत थी, गैलीलियो की कौन सी गलत है? एनटीपीसी में कम चांस होता है न्यूमेरिकल आने के। न्यूमेरिकल आते रेलवे ग्रुप डी में, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में इनमें आ जाते हैं, एडब्ल्यू असिस्टेंट वाले सुपरेटर में, सीडीएस में इनमें आते हैं। एनटीपीसी में कम चांस होते हैं। वैलिडिटी कब तक रहेगी भाई? लिखा होगा आपने जो बैच लिया होगा उसमें कब तक रहेगी?
देखो यहाँ बेटा ये दोनों स्टेटमेंट जो दोनों बिल्कुल सही है, इनमें कोई गलती नहीं है। गैलीलियो साहब के दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आज तक हमने फिजिक्स पढ़ी है, उसमें ये तो पढ़ते हैं कि अगर हम दोनों अगर कोई वस्तु जो है वो अपने आप से कभी नहीं रुकती है, कोई वस्तु रुक रही है तो वो कोई फोर्स का काम कर रहा होगा। तो डे लाइफ में जब किसी बॉल को किसी पत्थर को फेंकते हो तो क्यों रुकता है वो? जमीन के घर्षण की वजह से। ये साथ में हवा का प्रतिरोध भी काम कर रहा होता है। दूसरा, आपको अगर कोई वस्तु की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु किसी स्पीड पर पहुंच गई और उसकी स्पीड को कम करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आपको भी लगाने की आवश्यकता नहीं, लगातार उतनी स्पीड से वस्तु चलती रहेगी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जैसे अंतरिक्ष में मान लो पत्थर चल रहा है, अंतरिक्ष में मान लो 1000 की स्पीड पर भाग रहा है तो पूरी जिंदगी 1000 की स्पीड पर भागता रहेगा जब तक कि कोई और दूसरे ग्रह पे जाकर टक्कर ना मार दे। अगर किसी वस्तु की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए कोई चीज नहीं है तो जो उसकी स्पीड एक बार बन गई पूरी जिंदगी स्पीड चलेगा। दोनों को ठीक है, दोनों को गलती नहीं है। बस जो बातें बताई हमें गैलीलियो साहब ने यही बात जो की तू हमें बताई न्यूटन ने बस थोड़े साफ सुथरे तरीके से थोड़ा फॉर्मूला बनाकर थोड़ा बढ़िया सुंदर तरीके से बता दिया। गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर आपको किसी वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करना है, त्वरण पैदा करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन साहब ने बता दिया F = m में कि वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करना है, त्वरण पैदा करना है तो बल लगाना पड़ेगा। इसी बात को फॉर्मूले की फॉर्म में दिया। तो यही चीज जो गैलीलियो साहब ने बताई वही साफ सुथरे तरीके से अभी आपके सामने न्यूटन देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन साहब ने गति के नियम जिस बुक में पब्लिश किए थे उसका फेमस नाम है प्रिंसिपिया। ये नियम जिस बुक में दिए गए, बुक में इस बुक का नाम लिख लेना, बुक का नाम है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। और ये 1687 ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। 2 घंटे क्लास करो, क्लास भाई 1 घंटा ही होता है फिजिक्स से, 2 घंटे क्लास कर दो। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, कौन बच्चा है 2 घंटे क्लास कराइए। अच्छा, न्यूटन साहब ने बेटा फर्स्ट लॉ जो है इसका पहला नियम सब कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। वो चौथा न्यूटन के सेकंड नियम को हम और क्या कहते हैं? तो पहले नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड वाले को क्या कहते हैं बताओ? टेक्निकल तरीके पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हो। पहली क्लास देखो उसमें सब बता रखा है किस लिए पढ़ सकते हैं किस लिए नहीं। देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है थ्योरम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। पहले कहते हैं जड़त्व का नियम से कहते हैं त्वरण का नियम या संवेग का नियम। हालांकि दूसरे वाले के बारे में से पूछता नहीं है, क्या कहा जाता है पहले और तीसरे वाले के बारे में ज़्यादा पूछता है, पढ़ लो। हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल थका हुआ। टीचर का मोटा सब नंबर बांटने का, ठीक है। हाँ, टेक्निकल ग्रेड 1 नहीं होगा भाई, टेक्निकल ग्रेड 3 हो जाएगा, आरबी ग्रुप भी हो जाएगा, एलपी हो जाएगा, सीडीएस हो जाएगा, आपके स्टेट के पे प्रोटे फर्स्ट गार्ड वाले हो जाएंगे, एडब्ल्यूटीपी हो जाएगा, है ना। जो पेपर में साइंस ठीक ठाक आते सारे हो जाएंगे, टेक्निकल ग्रेड 1 नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास में कह रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे क्या कहा जाता है? नंबर बांटा टीचर पूछेगा तो बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहा जाता है? एक्शन रिएक्शन लॉ। सेकंड वाले को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ज्यादा फेमस है, हालांकि न्यूटन साहब ने मोमेंटम शब्द का जिक्र किया था, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसी को कह देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, करेगा जीडी, ऐसे जीडी के लिए कौन पढ़ता है इतनी साइंस? ऐसे जीडी में एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके लिए साइंस पढ़ोगे तुम। जब भाई जिन पेपर में 25 से 40 नंबर की साइंस आ रही है वो कवर हो रहे हैं तो बाकी थके पेपर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएंगे, उसमें क्या पूछना है ना। अच्छा, आप देखो जब आप ये न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ लोगे तो क्या निकल के आएगा? अब उनसे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा दूंगा, अभी मैं पढ़ाई में मैंने ये बताया है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है पूरा नियम पढ़ेंगे डिटेल में। तो न्यूटन साहब को जो फर्स्ट लॉ है पहला नियम, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि फोर्स बल की क्वालिटी क्या है, फोर्स क्या कर सकता है। इस नियम को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि फोर्स वो चीज है जो रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है, चलती हुई दिशा बदल दे। तो अगर आपको किसी वस्तु की स्टेट बदलनी है, उसकी अवस्था बदलनी है, रुकी वस्तु को चलाना है, चलती हुई को रोकना, उसकी दिशा बदलना है, तो सारा काम कौन कर सकता है? फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है बताता है क्वालिटी ऑफ फोर्स, क्वालिटी ऑफ फोर्स, बल का गुणधर्म, क्वालिटी ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, वो क्वालिटी ऑफ फोर्स। फिर हम सेकंड लॉ पढ़ लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा फोर्स की क्वांटिटी, बल का मान। मुझे पता चल गया कि रुकी वस्तु को चलाना है, चलती को रोकना, तो फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए कितना? 2 न्यूटन की 500 न्यूटन, तो वो हमें बताएगा सेकंड लॉ। भाई मुझे पता चल गया कि भाई रुकी वस्तु को चलाना है, फोर्स चाहिए। तो जितना फोर्स साइकिल चलाने के लिए चाहिए उतने फोर्स ट्रक चलाने के लिए नहीं, साइकिल चलाने के लिए कम फोर्स चाहिए, ट्रक के लिए चाहिए। तो कितना? 2 न्यूटन की 2 लाख न्यूटन। वो वैल्यू कैसे निकल आएगी? सेकंड लॉ बताएगा हमें। तो सेकंड लॉ बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बल का मान, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बल का मान। तो थर्ड लॉ बेटा पढ़ लेंगे पूरा तो इससे निकल कर आएगा कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता, फोर्स हमेशा जोड़े में, पेयर में काम करता है, युग्म में। पेयर में कैसे काम करता है? अभी आपके घर के आसपास कोई दीवार हो, उससे खींचे मुक्का मारो, जैसे मुक्का मारोगे ना अपना हाथ से करके बैठ जाओगे आप, या वास्तव में हाथ ठोकी लगा दी सुबह ठंड में। क्यों? जैसे आपने दीवार फोर्स मारा, जितना फोर्स आप लगाओगे दीवार पे, ठीक उतने फोर्स दीवार भी आपके हाथ लगाएगी, इसलिए आपके हाथ में दर्द होगा। यानी आपने दीवार फोर्स लगाया, ठीक उतने दीवार आपके हाथ लगाएगी। ये फोर्स जोड़े में काम करता है। आपने फोर्स दिया आपको भी मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पूर्वजों को पहले बताया है, जैसे करनी वैसे भरनी, है ना। तो वही है कि भाई आप किसी दीवार पर मारोगे, दीवार पर मुक्का मारेगी, फिर मिलेगा। कहते हैं जैसा आदमी काम करता है लोग उसके पास आते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ बता रहे हैं आपको, नाम लिखेंगे। न्यूटन लॉ हमें बता रहा है कि फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं। फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो केवल बच्चे पूरे नियम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सार का निकल के आ रहा है ये नहीं पता है।
तो पूछ लिया कि फोर्स की क्वालिटी, बल का गुण कौन बताता है, तो आपको पता पहला नियम से पता चलता है। फोर्स की क्वांटिटी निकालनी है कि फोर्स दोनों न्यूटन है कि 20 न्यूटन है, तो सेकंड लॉ बताएगा। और फोर्स हमेशा पेयर में ही काम करते हैं, ये बात बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब वन बाय वन हम तीनों लॉ को आपस में डिस्कस वन बाय वन लॉ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा शुरुआत करेंगे पहले नियम से, ठीक है। यहाँ तक सोचो पूछना तो पूछ सकता है वो, और कमेंट लिखना बंद करो, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, जब होगा भाई पता चल जाएगा, है ना। और अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको अलग बैच की जरूरत नहीं है, बताया तो है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैसे हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरा आपने, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अलग होता है, ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैसे हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे साइंस के टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, 40 में से मान लो कि 15-17 आएंगे फिजिक्स के, आपको 7 से 8 मिनट भी लगेंगे करने में, 5-6 मिनट कर दोगे। जितना क्लास में पढ़ा है बस उसी उतनी बात आपको बताऊंगी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले दिमाग में आ जाएगा कि ये आंसर है, उस पर आप ऑप्शन ढूंढोगे और करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ आके बातें बनाओगे और फिर उससे बात नहीं बनेगी, करने से होगा भाई, करने से होता है। देखेंगे फर्स्ट लॉ कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। पहले हम इनर्शिया शब्द देखते हैं, इनर्शिया यहाँ से भी क्वेश्चन आता है में कि जो इनर्शिया शब्द है इसका यूज सबसे पहली बार किसने किया था, याद रखना। इनर्शिया वर्ड का सबसे, ये भले न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया कहते हैं, पर जड़त्व शब्द क्या बताऊंगा आपको मैं, इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया था गैलीलियो साहब ने। तो अगर पेपर में आ जाए कि इनर्शिया वर्ड फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया, तो गैलीलियो। प्रीवियस में मिलेगा आपको, ये यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, लिखेंगे इनर्शिया वर्ड तब बोलेगा, इनर्शिया वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गैलीलियो। इनर्शिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग गैलीलियो ने किया था। जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो साहब ने, ठीक है। तो ये इनर्शिया क्या है, क्या बताया गैलीलियो ने, वो समझो। इन्होंने कहा गैलीलियो साहब ने कि भैया कोई भी वस्तु हमारे आसपास में भी देख लो आप, तो हर एक वस्तु के अंदर एक गुण होता है, एबिलिटी होती है। तो वस्तु जो है उसकी जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो उसी में ही रहना चाहती है। तो वस्तु रुकी है तो भाई साहब टच मत करो, आराम से बैठे रहने दो, जो चल रही हो कहते परेशानी करो, चल रही हो चलने दो, क्योंकि वस्तु जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ही बनी रहना चाहती है। और आप उसकी स्टेट बदलना चाहोगे तो उसका विरोध करेगी। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई अलमीरा रखी है, आपको उसे एक लेके जाना पड़ता है, आपको दम को लाना पड़ता है, तो विरोध करेगी नहीं, मुझे रहने दो, आपको नहीं, अब जबरदस्ती फोर्स लगा के उसे ले जाओगे उधर। ऐसे कोई आपकी बाइक चल रही है, रुकनी चाहिए, मजा आ रहा है, वापस रोकना तो खींच के ब्रेक लगाने पड़ेंगे, फोर्स लगाना पड़ेगा तो रुकेगी वो। आपको बाइक चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है उसे, अगर आपको डायरेक्शन बदलनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन साहब ने बताया, गैलीलियो ने बताया कि इनर्शिया क्या होता है कि कोई वस्तु जो है उसके पास एक गुण होता है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे, वही इनर्शिया है। तो वो गुण जिसकी वजह से वस्तु विरोध करती है, उनकी प्रवृत्ति या अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करना, इसी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्कैनर देखा है, आप स्कैनर से स्कैन करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड में चला जाएगा सोल्यूशन। राजवीर वो आपके डाउनलोड में देखना, सोल्यूशन अपना पहुंच जाएगा। वो इनर्शिया लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ, ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है। अभी इनर्शिया है, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वस्तु के पास 3 तरीके से विरोध करती है, रुकी है तो चलनी चाहिए, चल रही है तो रुकनी चाहिए, जिस दिशा में उस दिशा में रहना चाहिए। तो इनर्शिया को 3 कैटेगरी बनाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक हम लिखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम का जड़त्व, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। उनमें के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, आधी क्लास इतने रखते हैं, बाकी कुछ किसी का डाउट है तो वो ले लेते हैं, है ना। क्योंकि ये तीनों के तीनों आपको कलम एक्सप्लेन करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मोशन क्या, डायरेक्शन क्या है। और यहाँ से जिन बच्चों को साइंस कंपटीशन आती है उन्हें दिक्कत आनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी चल रही है। तो हम आज की क्लास देखें, यहाँ देखा कि एरिस्टोटल की जो स्टेटमेंट है वो हमने पढ़ी, फिर हमने देखा कि इनकी स्टेटमेंट गलत क्यों निकली, गैलीलियो साहब ने क्या कहा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं उनकी। फिर उसी बात को आगे न्यूटन बढ़ा रहे हैं और न्यूटन ने वन बाय वन तीनों नियम देख रहे हैं, ठीक है। चलेंगे बड़े, कुछ नहीं ऐसा, चल मिलेंगे और वही अपना 8 बजे उपस्थित रहना क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।